हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डिस्कस करेंगे, ऑल लिटरेरी एजेस, एंग्लो सेक्शन एज से शुरुआत करके पोस्ट मॉडर्न एरा तक करेंगे डिस्कशन। तो फर्स्ट एज जो है वो है एंग्लो सेक्शन एज। तो अपनी डिस्कशन हम यहीं से शुरुआत करते हैं। ये जो पीरियड है इसे एंग्लो सेक्शन पीरियड कहा जाता है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। और इसका जो टाइम लाइन है वो है 450 AD टू 1060 AD। ये इसका टाइम लाइन है, ये इसका टाइम पीरियड है और इस एज को एंग्लो सेक्शन पीरियड कहा जाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज है इस पूरे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। इंग्लैंड में फ्रांस के एरिया से जर्मनिक ट्राइब्स के जो कबीलाई लोग थे वो घूमते घूमते आकर इंग्लैंड के साउदर्न इलाके में, दक्षिणी सीमा में आकर वो बस गए थे, रहने लगे थे। और ये जो मेन जो ट्राइब्स थे, 3 प्रकार के ट्राइब्स थे। एक थे एंगल्स, फिर सैक्शन एंड जूट। और इन तीनों ट्राइब्स वहाँ पर मिलजुल कर रहने लगे, उनकी मिली जुली संस्कृति विकसित हुई वहाँ पर। और ये पूरी तरह से अभी इस समय सिविलाइज नहीं थे इंग्लैंड के जो लोग थे इस समय में, और सभ्य समाज नहीं था उस समय। वो बारबरिक की तरह रहते थे, जंगली थे, आदिम मानव की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, एकदम लोअर लाइफ चल रही थी। और इन्होंने अपना जो कल्चर जो था, संस्कृति थी, अभी विकसित नहीं हो पाई थी इनकी। उनका कोई इवॉल्व फॉर्म ऑफ लैंग्वेज नहीं था, कोई डेवलप्ड लैंग्वेज नहीं था इनका, एंग्लो सेक्शन पीरियड के लोगों का। और उस समय क्रिश्चियनिटी शुरुआत में यहाँ नहीं आई थी और ये अपने छोटे छोटे पैगन गॉड्स को मान रहे थे, पैगन गॉड को। और उसके बाद क्या हुआ कि उनके ऊपर रोमन एम्पायर का अटैक हुआ, रोमन साम्राज्य का अटैक हुआ। और उस समय तक भी उतनी ज़्यादा सिविलाइजेशन, सभ्यता वहाँ नहीं आई थी। फिर उस दौरान जो इस पीरियड में आयरिश जो मॉन्क थे, आयरलैंड के जो मॉन्क थे, जो बहुत भिक्षु टाइप के थे, वो यहाँ घुमा करते थे पूरे यूरोप में। और वो कैथोलिक धर्म के जो मॉन्क थे, उन्होंने पूरे इंग्लैंड में घूमते घूमते क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार किया। सेंट ऑगस्टीन ने ये स्पेशली इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। और ये जो प्रचार प्रसार कर रहे थे और वो क्रिश्चियन कल्चर को, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रचार प्रसार कर रहे थे इस इंग्लैंड में। तो इन सारे इन्फ्लुएंसेस की वजह से हम देखते हैं कि कुछ सालों के बाद इनकी एक एंशियंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज डेवलप होती है। और उनका जो एंशियंट लैंग्वेज है, जो प्राचीन लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज में उन्होंने एंग्लो सेक्शन लिटरेचर लिखा है, एंग्लो सेक्शन साहित्य लिखा है, जिसे आज के मॉडर्न एज के जो रीडर्स को पढ़ पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही एंशियंट लैंग्वेज है वो। और पोएट्री उस समय मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखी जाती थी, पांडुलिपि जिसे कहते हैं, हाथों से लिखी जाती थी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तो ये है मैन्युस्क्रिप्ट, हाथों से जो लिखी लिपि। और इन मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व किया गया है। जो मैन्युस्क्रिप्ट के कुछ नाम हैं, जैसे कि कॉटन बुक, एक्स्टर बुक, इस तरह से मैन्युस्क्रिप्ट थे। और इनको लाइब्रेरी में स्कॉलर्स लोग जो थे, विद्वान थे, उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में से रखा था। फिर किसी जो स्कॉलर जो थे उनकी लाइब्रेरी में आग लग गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट के जो बुक्स थे वो जल गए। तो ये पूरे के पूरे जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखे गए थे हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ ही मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है। और इस समय जो पोएट्री लिखी जा रही थी वो एलिटरेटिव थी। एलिटरेटिव मीन्स अनुप्रास, अनुप्रास का इस्तेमाल हो रहा था। एलिटरेशन मीन्स क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, बार बार एक ही कॉन्सोनेंट का जो रिपीट करते हैं, एक तरह से म्यूज़िक इफ़ेक्ट लाने के लिए। और इस समय जो बार्ड्स थे, जो ये जो पोएट थे, रॉयल पोएट्स, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और अपनी सॉन्ग, अपनी स्टोरी सुनाते थे लिटरेटिव फॉर्म में। और इस लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लोगों को अच्छे से उन लोग को सुने, उनको वेलकम करें, इसके लिए उन्होंने इसे लिटरेटिव फॉर्म में लिखा था, एलिट्रेशन के फॉर्म में लिखा था। और इस एज में जो क्या हुआ था कि ये जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो था वो मिक्सचर था। वो नेटिव जो इंग्लिश लैंग्वेज था, नेटिव ब्रिबोनिक लैंग्वेज और ट्राइबल जर्मनिक लैंग्वेज का मिक्सचर था। और एंग्लो सेक्शन जो थे वो कैनिंग्स और लिटरेशन यूज़ करते थे।
और इनकी जो पोट्री है वो 3 टाइप्स ऑफ पोट्री में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उनकी जो पोट्री थी वो हीरोइक पोट्री लिखते थे वो, और वो इसका जो हीरोइक पोट्री का जो क्लासिक एग्जाम्पल है वो है बीवुल्फ। बीवुल्फ बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है इस एज का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है बीवुल्फ। और इसके बाद उन्होंने क्रिश्चियन पोट्री लिखना शुरू किया, जैसे कि क्रिश्चियन पोट्री में है ड्रीम्स ऑफ रोड, ठीक है। फिर और ये जो इनमें से जो पॉपुलर पोएट्स थे इस समय के वो थे कैडमन और सिनेवुल्फ। और इस समय में सेंट अगस्टाइन इंग्लैंड आए थे 597 एडी में, और उन्होंने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार किया, इंग्लैंड में क्रिश्चियन धर्म को प्रसारित किया, और जिसकी वजह से उसमें एक तरह से प्रोज भी डेवलप हुआ इस एज में। और इस एज के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर थे अल्फ्रेड द ग्रेट, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। ये बहुत ही की फिगर थे, इम्पॉर्टेंट फिगर थे एंग्लो सेक्शन प्रोज के। उन्होंने ही द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल स्टार्ट की थी। तो इस एज में कैडमन जो थे, कैडमन एक राइटर थे, वो हाइम्स लिख रहे थे। हाइम्स क्या होता है? भक्ति गीत। कैडमन ने भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेज में, गॉड की मर्सी को प्रशंसा करते हुए हाइम्स लिखे, भक्ति गीत लिखे। और बेडे एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे जिन्होंने लिखा है एस्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल लिखा है, और इसमें उन्होंने इंग्लिश पीपल के, इंग्लिश लोगों के डिसेंट को, उनके वंश के बारे में बताया है कि कैसे उनकी वंशावली है। बेडे ने ऐसा किया है। और इसके अलावा द ग्रेट क्रॉनिकल इन्होंने लिखा है, जिसमें बेडे ने बाइबल के क्रिएशन के बारे में बात की है, बाइबल के इवोल्यूशन, उसके जो ओरिजिन के बारे में बात की है, बाइबल के विभिन्न पहलुओं के बारे में, एक्सपर्ट्स के बारे में बताया है बेडे ने। तो इस तरह से यहाँ का लिटरेचर था। और इसके बाद जो एज आता है वो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड आता है। अब इसके पहले ये बताना ज़रूरी है कि मिडिल इंग्लिश जो पीरियड था उसके बारे में बता देते हैं। मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है वो उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला जो सेक्शन है वो ये बताता है मिडिल इंग्लिश पीरियड बिफोर चाउसर। चाउसर के पहले जो एज था मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में बात करता है। फिर सेकंड जो एज है वो एज ऑफ चाउसर के बारे में बात करता है। और जो थर्ड इसमें जो सेक्शन है वो है एज ऑफ रिवाइवल। इसे चाउसर के बाद के जो मिडिल पीरियड है इसकी बात होती है इसमें, और इसमें एज ऑफ रिवाइवल भी से हम कहते हैं। अब नेक्स्ट एज आ जाता है एंग्लो नॉर्मन एज। तो ये जो एंग्लो नॉर्मन एज है वो स्टार्ट होता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन की जो विजय थी जो कि 1066 एडी में हुई थी, और इसे एंग्लो फ्रेंच पीरियड भी कहा जाता है। और ये बिलोंग करता है मिडिल इंग्लिश पीरियड को। ये मिडिल इंग्लिश पीरियड को बिलोंग करता है एंग्लो नॉर्मल पीरियड। और इसमें क्या होता है कि जो 1066 एडी में फ्रांस के जो भाग थे, फ्रांस का एक भाग था, प्रोविंस था फ्रांस का, वहाँ से जो नॉर्मंडी आए थे इंग्लैंड में, और नॉर्मंडी लोगों ने इंग्लैंड पे अटैक किया था, और एंग्लो सैक्सन जो लोगों के ऊपर अटैक किया था। तो जब ये नॉर्मंडी का अटैक हुआ तो नॉर्मंडी के जो राजा थे, किंग थे, वो थे विलियम। तो विलियम ने इस इंग्लैंड को जीता, विजय हासिल की, कॉन्करिंग की, तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया विलियम द कॉन्करर, विलियम द कॉन्करर। और इस जीत की वजह से एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन कल्चर का आपस में इंटरमिंगलिंग हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, और एक नया फॉर्म ऑफ कल्चर डेवलप हुआ। और इसमें क्या हुआ कि फ्रेंच पीपल और इंग्लिश पीपल का लैंग्वेज का, कल्चर का और जीन्स का भी मिश्रण हुआ, आपस में उन्होंने शादियां की, और इस तरह से कॉम्बिनेशन होकर एक मिला जुला कल्चर डेवलप हुआ। और इस कल्चर को, इस मिले जुले कल्चर को एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर का नाम दिया गया। तो यहाँ पर जो सेकंड एज में है वहाँ एंग्लो सेक्शन से सेक्शन हट जाता है, और उसमें किसके जाके आ जाता है, एंग्लो नॉर्मन आ जाता है। अब देखिए, अब इस समय तक जो इंग्लिश लोग थे काफ़ी सिविलाइज्ड होने लग गए थे एंग्लो नॉर्मन एज में, क्योंकि जो फ्रांस का जो था कल्चर बहुत ही डेवलप था इस एज में। और फ्रांस के जो लोग जिन्होंने इसमें अटैक किया था
वो बहुत ही, उनका जो कल्चर था बहुत ही कोर्टली कल्चर था, मैनरिज्म बहुत अच्छा था इनका कोर्ट के, फ्रेंच कोर्ट में, और बहुत एडवांस था, सोफिस्टिकेटेड था, रिफाइंड था, बहुत ही सिविलाइज्ड थे, बहुत ही वैभव था, भड़कीला था उनका जो कल्चर था। तो इन्होंने अपने जो कल्चर को इन्फ्लुएंस किया था इंग्लैंड में, तो जिसकी वजह से जो इंग्लैंड का कल्चर जो अभी तक डेवलप नहीं था, जो अपने छोटे छोटे पैगन गॉड्स को मान रहे थे, जिनका जो लैंग्वेज इवॉल्व नहीं था, बहुत हद तक अब डेवलप होने लगा था फ्रांस की वजह से। तो इंग्लैंड के जो लोग होते हैं, इंडिया को क्या कहते हैं, इंडिया के लोग तो बारबरिक थे, हम ही लोगों ने अपने जो कॉलोनीज बनाए, उपनिवेश बनाए, और यहाँ के लोगों को सभ्य किया। कहते हैं ना वाइट मेंस बर्डन है, कि लोगों को, ये काले लोगों को हम लोग सभ्य किए। तो आप देखिए कि इन इंग्लैंड के लोगों को किसने सभ्य बनाया, किसने सिविलाइज्ड किया, इनको सभ्य बनाया फ्रेंच लोगों ने। तो इस तरह से अब फिर ये जो एंग्लो नॉर्मल पीरियड जो है, इसमें जो इस पीरियड को फ्रेंच, एंग्लो फ्रेंच पीरियड भी कहा जाता है, और ये मिडिल इंग्लिश पीरियड को बिलोंग करता है। इसमें जो अपर क्लास के लोग थे वो फ्रेंच बोल रहे थे क्योंकि फ्रेंच का अटैक हुआ था, और जो ऑर्डिनरी लोग थे, जो कॉमन मैन थे, वो ओल्ड इंग्लिश बोल रहे थे, अभी भी इंग्लिश ओल्ड बोल रहे थे। और इस दौरान दो यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुआ था इंग्लैंड में, एक था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और एक था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 12th सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया गया था, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक सेंचुरी बाद 13th सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया गया था इंग्लैंड में। तो यूनिवर्सिटी हो गया था, तो बहुत अच्छा एजुकेशन भी बहुत आगे हो गया था एजुकेशन के क्षेत्र में। और इस इंग्लैंड में जो फ्रेंच लोगों ने फिडलिज्म भी का कॉन्सेप्ट लाया था, सामंतवाद आया था उनकी वजह से, फ्रेंच लोगों की वजह से। फिडलिज्म क्या होता है, सामंतवाद, जमींदारी प्रथा, और ये फ्रेंच कंट्री से इंग्लैंड में आया था। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज था काफ़ी हद तक अब डेवलप हो गया था, और लोग इस लैंग्वेज को समझ सकते थे, और इवॉल्व हो गया था इंग्लिश जो लैंग्वेज था, बहुत ही प्रोग्रेस कर गया था इस समय तक। और इस एज में फ्रेंच लोगों ने लगभग 30,000 न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश में, इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था फ्रेंच लोगों ने। 30,000 न्यू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश के। और ये जो इंग्लिश पीपल के जो कल्चर को, सिविलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ इसमें, और डेवलप होने लगा फ्रेंच पीपल के द्वारा। तो ये जो लिटरेचर है रीडेबल बन गई, और बहुत ही डेवलप हो गई। फिर इस समय के जो लिटरेचर में, एंग्लो नॉर्मल लिटरेचर में फ्रेंच रोमांसेस का और रोमांस पोइट्री का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इस पीरियड में जो लिटरेचर है उसे एंग्लो नॉर्मल लिटरेचर पर जो प्रभाव पड़ा फ्रेंच रोमांसेस का, और जो रोमन लैंग्वेज को हम कहते हैं, रोमन लैंग्वेज किसे कहते हैं, ऐसा लैंग्वेज जिसका सोर्स लैटिन हो, लैटिन जिसका सोर्स हो जिस लैंग्वेज का, उसे रोमन लैंग्वेज कहते हैं। तो फ्रेंच लैंग्वेज का भी सोर्स है, जो उसका जो मेन स्रोत है वो लैटिन लैंग्वेज है, इसलिए फ्रेंच लैंग्वेज को रोमान लैंग्वेज कहा जाता है, रोमान लैंग्वेज। और ये जो एंग्लो नॉर्मल पीरियड में जो क्या हुआ, पोइट्री जो थी, लिटरेचर जो था, उस पर कोर्टली कल्चर का, दरबारी संस्कृति का, फ्यूडलिज्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और ये इसी फ्यूडलिज्म के कल्चर पे बेस्ड थी इस समय की जो एंग्लो नॉर्मल पोइट्री थी। और इस समय पोइट्री में राइमिंग पोइट्री लिखी जा रही थी, राइमिंग पोइट्री में तुकबंदी था। राइमिंग में क्या होता है, तुकबंदी। तो हमने क्या देखा कि एंग्लो सेक्शन एज में जो पोइट्री लिखी जा रही थी उसमें एलिट्रेशन का यूज़ होता था, और एंग्लो नॉर्मन पीरियड में जो पोइट्री लिखी जा रही है उसमें राइमिंग वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तुकबंदी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो पोइट्री काफ़ी म्यूज़िकल होती थी, एलिट्रेशन से भी ज़्यादा म्यूज़िकल होती थी। तो इस एज में जो थीम थे वो क्रिश्चियन थीम लिखे जा रहे थे, जो थीम था वो धर्म का थीम था। एलेगोरिकल पोइट्री लिखी जा रही थी, और एलेगोरिकल पोइट्री मीन्स क्या होता है, जिसमें हम देखते हैं मेटाफर्स का यूज़ होता है, रूपक का यूज़ होता है।
इसमें लिटरेचर में क्रिश्चियन थीम है, पोट्री एलोगोरिकल है। एलोगोरिकल सिंबलिज्म को डिनोट करता है। सिंबलिज्म मीन्स प्रतीक, प्रतीकवाद था। और सिंबलिज्म जो कि क्रिश्चियन थियोलॉजी पे बेस्ड था, क्रिश्चियन धर्म पर बेस्ड था, जिसमें गुड एंजल, बैड एंजल, एविल, जीसस, सैटन, शैतान, ये सारे कैरेक्टर्स थे जो कि बाइबल के कैरेक्टर्स थे। और इस टाइप के जो एलोगोरिकल कैरेक्टर्स पोट्री में इसकी भरमार थी। और इस एज में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोयम, एक वर्क लिखा गया था, लिटरेरी वर्क लिखा गया था, वो लेमेंस के द्वारा लिखा गया था। लेमेंस ने ब्रूट लिखा है। ये जो ब्रूट है वो है लेजेंडरी हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ रूलर्स ऑफ ब्रिटेन स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रूटस। तो ब्रूटस एक किंग था, ब्रूटस जो एनस का बेटा था, वहाँ से शुरुआत करके, ब्रूटस से शुरुआत करके इंग्लैंड में जितने भी रूलर्स हुए, जितने भी शासक हुए, उनकी डायनेस्टी को, उनकी वंश को एक बहुत ही अच्छा उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस वर्क में, इस ब्रूट में, जिसे लिखा है लेमन्स ने। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है इस एंग्लो नॉर्मन एज का। तो इस द पॉपुलर पोएट्स थे एंग्लो नॉर्मन पीरियड के, वो थे जॉफ्री ऑफ मॉनमॉथ और लेमन्स और पर्ल पोएट्स। तो और पॉपुलर वर्क जो था एंग्लो नॉर्मन पीरियड का वो था सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट एंड आउल एंड द नाइटिंगेल, और ये जो था ब्रूट। इस तरह से ये एज था एंग्लो नॉर्मल एज। ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एज था पूरे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। अब हम बात करते हैं एज ऑफ चाउसर। तो एज ऑफ चाउसर है क्या है? एज ऑफ चाउसर मिडिल इंग्लिश पीरियड के तहत आता है एज ऑफ चाउसर। और इसका जो टाइम लाइन है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1340 AD से 1400 AD। ठीक है। और इस एज में इतना मतलब चाउसर का प्रभाव था। चाउसर क्या थे? 14th सेंचुरी के बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े पोएट थे। तो इस एज में चाउसर का इतना ज़्यादा प्रभाव था कि इस एज का ही नाम एज ऑफ चाउसर कहा जाता है, या इस एज को 14th सेंचुरी भी कहा जाता है। तो इस एज में जो इस ओपनिंग मोमेंट था इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश पोट्री का ये ओपनिंग मोमेंट था, आरंभ का काल था ये। और जॉफ्री चाउसर जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर थे, और उन्होंने 3 किंग्स के अंडर काम किया था। मतलब ऊपर इनके जीवन काल में 3 किंग थे इंग्लैंड में। एक थे एडवर्ड III, फिर रिचर्ड सेकंड, और रिचर्ड सेकंड फिर हेनरी IV। तो इस तरह से 3 किंग्स के अंडर में उन्होंने काम किया था जॉफ्री चाउसर ने। अब इस एज ऑफ चाउसर में जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था, इम्पोर्टेंट घटना हुई थी, वो थी 100 ईयर वॉर, जो 100 साल से जो युद्ध लड़ा जा रहा था। ये इम्पोर्टेंट इवेंट थी इसमें, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये युद्ध चल रहा था। और इस एज में बहुत ही एक भयंकर महामारी आई थी, बिबानिक प्लेग कहा जाता है, जो रैट्स की वजह से होता है, जो चूहों की वजह से फैलता था। और इस एज मतलब क्या होता था कि इसमें जो इंसान की जब डेथ होती थी तो उसके बॉडी का कलर ब्लैक हो जाता था, इसीलिए इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। इस महामारी ने इंग्लैंड में हजारों लोगों की जान ले ली थी इस एज में, और बहुत ही भयंकर महामारी थी ये। और इसके बाद इस एज में पीजेंट रिबेलियन भी आया था। जो किसान थे उन्होंने आंदोलन किया था, पीजेंट रिबेलियन किया था एज ऑफ चाउसर में, 14th सेंचुरी में। अब चाउसर इस एज के ग्रेट पोएट थे, और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क उन्होंने लिखे हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है द कैंटरबरी टेल्स, और बुक ऑफ डचेस, हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, और ट्रॉयलस एंड क्रेसीड। ये उनके इम्पॉर्टेंट वर्क थे जॉफ्री चाउसर के। और इस एज के और जो इम्पॉर्टेंट पोएट्स थे वो थे विलियम लैंगलैंड, जो कि चाउसर के दोस्त भी थे, और जॉन गॉवर थे। और इस एज में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोज वर्क भी लिखा गया था एज ऑफ चाउसर में, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है वैक्लिफ बाइबल। जॉन वैक्लिफ ने बाइबल को ट्रांसलेट किया था। पहले जो बाइबल था वो लैटिन भाषा में था, फिर इसका ट्रांसलेशन हुआ था, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ था।
और इसे इसलिए ये जो वैक्लिफ है उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर माना जाता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का। जो प्रोटेस्टेंट धर्म है, क्रिश्चियनिटी में जो धर्म है प्रोटेस्टेंट का सेक्ट जो है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर माना जाता है। और इन्होंने रिफॉर्मेशन एज की शुरुआत की थी, जॉन वैक्लिफ ने। अब हम बात करते हैं एज ऑफ रिवाइवल। एज ऑफ रिवाइवल में क्या हुआ कि आफ्टर द एज ऑफ चाउसर जो एज था वो था एज ऑफ रिवाइवल। इसका जो टाइम लाइन है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1480 टू 1558 AD। 1480 से 1558 तक इस एज को माना जाता है, एज ऑफ रिवाइवल को माना जाता है। अब इसे एज ऑफ रिवाइवल क्यों कहा जाता है? एज ऑफ रिवाइवल का मतलब होता है कि रिवाइव होना। रिवाइव मतलब किसी को पुनर्जीवित करना, फिर से पढ़ना। तो इसमें क्या हुआ कि जो पुराने समय के जो प्राचीन जो लिटरेचर थे, जो रोमन लिटरेचर थे, जो ग्रीक का लिटरेचर था, इस टाइम के लिटरेचर को इंग्लैंड के लोगों ने फिर से पढ़ना शुरू किया, रोमन और एंशियन रोमन एंड ग्रीक लिटरेचर को, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। और ये पूरा का पूरा यूरोप में ये जो उनका जो लिटरेचर है वो फैला, प्रचार प्रसार हुआ। और इसी वजह से इसे एज ऑफ रिवाइवल कहा जाता है, क्योंकि इसको रिवाइव किया गया, एंशियंट लर्निंग को, एंशियंट साहित्य को रिवाइव किया गया, पुनर्जीवित किया गया। और इस एज में बहुत इम्पॉर्टेंट एक इवेंट हुआ था, वो था प्रिंटिंग प्रेस आया था। यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी इस एज में, और विलियम कैक्सटन ने इसको इंग्लैंड में लाया था इस एज में। एज ऑफ रिवाइवल में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। इसके पहले जो प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो ब्लॉक्स, लोग जो लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जाते थे, लकड़ी के ब्लॉक के जरिए लिखा जाता था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के प्रचार प्रसार से लिटरेचर को, साहित्य को बहुत बड़ा बूस्ट प्रदान हुआ, इम्पेटस प्रदान हुआ। इस एज में बहुत ही बड़े एक रिफॉर्मिस्ट थे मार्टिन लूथर, जो जर्मनी के थे। उन्होंने जो कैथोलिक चर्च में जो बुराइयां हैं, इल प्रैक्टिसेस हैं, उनके बारे में बात की। और उनके जो फॉलोअर्स थे, जो मार्टिन लूथर के जो फॉलोअर्स थे, वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। प्रोटेस्टेंट, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्हें विरोध किया। तो इस समय क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी में दो सेक्ट बन गए, दो संप्रदाय बन गए। एक तो पहले कैथोलिक्स जो पहले से चला आ रहा था, और ये नेक्स्ट जो संप्रदाय बन गया वो बन गया प्रोटेस्टेंट, मार्टिन लूथर के प्रयासों से। और इस एज में वॉर ऑफ रोजेस जो पहले के एज से चला आ रहा था वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा था। और ये जो इसमें इंग्लिश रॉयल्टी था, जिसमें कि हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैंकास्टर के बीच में ये युद्ध चल रहा था। ये इंटरनल बैटल था, इंटरनल युद्ध था ये दोनों के बीच में। और ये जो आफ्टर द रोजेस ऑफ वॉर क्या था, ट्यूडर डायनेस्टी, जो ट्यूडर वंश का शासन इंग्लैंड में स्थापित हो गया था। और ये ट्यूडर वंश के जो पहले शासक थे वो थे हेनरी सेवेंथ। तो ये हेनरी सेवेंथ पहले ट्यूडर शासक थे, और इनके जो सक्सेसर थे, उनके जो बेटे थे वो हेनरी एट्थ थे। इनके बाद हेनरी एट्थ आए। हेनरी एट्थ बहुत ही फिनोमिनल, बहुत ही इम्पोर्टेंट किंग थे। उन्होंने 6 शादियां की थी, और उन्होंने इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च की स्थापना की थी। हेनरी एट्थ ने 6 शादियां की थी। और हेनरी एट्थ की जो पहली पत्नी थी उनका नाम था कैथरीन ऑफ अरागन। इनकी बेटी हुई क्वीन मैरी हुई। क्वीन मैरी बनी, इंग्लैंड की शासिका बनी। पहले हेनरी सेवेंथ हुए, फिर हेनरी एट्थ हुए, फिर एडवर्ड थर्ड हुए, फिर मैरी फर्स्ट हुई। उसके बाद जो इंग्लैंड की जो रानी बनी वो थी क्वीन एलिजाबेथ, जो कि हेनरी एट्थ की सेकंड वाइफ थी, एन बोलेन, उनकी बेटी थी। और हेनरी एट्थ की ये जो बेटी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, जिसकी वजह से ये जो एज था एलिजाबेथन एज बहुत ही ग्लोरियस एज बना था। और इस जो एज ऑफ रिवाइवल के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे वो थे इरास्मस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे, थॉमस मूर, विलियम टिंडल एंड थॉमस मैलोरी। ये इम्पोर्टेंट राइटर थे इस एज के, एज ऑफ रिवाइवल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर थे। इरास्मस, थॉमस मूर, विलियम टिंडल, थॉमस मैलोरी। और इस एज में क्या हुआ था कि ड्रामा बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था।
और इस समय थिएटर्स तो एस्टैब्लिश नहीं हुए थे, तो जो लोग थे, जो किंग था बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो गए थे, किंग बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो गए थे, समृद्ध हो गए थे, तो उन्होंने नए-नए एंटरटेनमेंट के फॉर्म को देखना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने ड्रामा का जो परफॉर्मेंस के लिए खुले-खुले मैदान दे रखे थे, उन्हें प्ले हाउसेस कहा जाता था और इस एज में ड्रामा डेवलप हुआ। जो मिडीवल फॉर्म ऑफ जो था ड्रामा का, जिसे इंटरल्यूड कहा जाता था, पहले के इंटरल्यूड जो थे वो म्यूज़िकल होते थे, बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल होते थे और मिडीवल जो ड्रामा था उसमें मिस्ट्री प्ले होता था, मोरालिटी प्ले होता था, जो कि बाइबल पे बेस्ड होता था, जो संतों के, सेंट्स के लाइफ के ऊपर होता था। लेकिन इसमें धीरे-धीरे चेंजेस आने लगा। अब इस एज में, एज ऑफ रिवाइवल में क्या हुआ कि जो ड्रामा था वो धीरे-धीरे धार्मिक जो बंधनों से मुक्त होने लगा, सेक्युलर ड्रामा लिखे जाने लगे। सेक्युलर का मीन्स हुआ कि नॉन रिलीजियस, जो धार्मिक ना हो। तो मिडीवल जो ड्रामा था वो धार्मिक था, धर्म पे बेस्ड था, बाइबल पे बेस्ड था। लेकिन अब जो एज ऑफ रिवाइवल में जो ड्रामा लिखा जा रहा था वो सेक्युलर ड्रामा था। तो अब राइटर के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं था कि वो सिर्फ धर्म के बारे में लिखेगा, गॉड के बारे में लिखेगा। अब राइटर्स कॉमन मैन के बारे में लिख रहे थे, आम आदमी के बारे में लिख रहे थे, आम आदमी की परेशानियों को दर्शाया जा रहा था। तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट से उस ड्रामा को बढ़ चढ़ के देख रहे थे और ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था इस एज में, एज ऑफ रिवाइवल में। अब हम आगे बात करते हैं, एज एलिजाबेथन एज की बात करते हैं। एलिजाबेथन एज, ये जो एज था बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज है एलिजाबेथन एज, जिसे गोल्डन एज भी कहा जाता है और इसे एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रेट राइटर थे शेक्सपियर इस एज के, और इसे गोल्डन एज कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है, पूरे एज में से अगर सबसे इम्पॉर्टेंट एज है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है एलिजाबेथन एज। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस एज से नेट में और बाकी एग्ज़ाम में। तो इस नेक्स्ट जो एलिजाबेथन एज है, इसका जो टाइम लाइन है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1558 टू 1603। एक्चुअल में हुआ क्या था, तो क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो 1558 में इंग्लैंड की रानी बनी थी। तो इसी के गद्दी में बैठने से इस एज की शुरुआत होती है और 1603 में उनकी डेथ हो जाती है। तो यहीं से फिर ये एज ख़त्म हो जाता है, एलिजाबेथन एज ख़त्म हो जाता है। और इस एज के जो क्वीन थी वो प्रोटेस्टेंट थी, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानती थी। और वो जब थ्रोन में आई तो उसके पहले जो एज था, उस एज के पहले जो मतलब एज ऑफ रिवाइवल था, उसमें उनकी जो हाफ सिस्टर थी, उनकी जो सौतेली बहन थी, क्वीन मैरी का जो राज था। क्वीन मैरी कैथोलिक थी और बहुत ही ज़्यादा वो हार्ड थी। उन्होंने अपने कैथोलिक धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए लोगों को मरवा दिया था, प्रोसिक्यूट कर दिया था, कई लोगों को जिंदा जला दिया था। तो इस भयंकर, इस डेंजरस एज के बाद क्वीन एलिजाबेथ का एज आया था और क्वीन एलिजाबेथ ने पूरे इंग्लैंड में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इस्टेब्लिश की थी। और इस एज में जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट थे बहुत ही अच्छे से पीसफुली रह रहे थे, शांति से रह रहे थे। ये एज को रेनेसां का भी एज कहा जाता है, क्योंकि इसी एज में जो रेनेसां था, जो पुनर्जागरण है, इंग्लैंड में अपने फुल पीक पे था, पूरे फुल अपने शबाब में था कहना चाहिए और चरम सीमा में था। और इस एज में ह्यूमनिज़्म का विस्तार हुआ। ऐसा माने जाने लगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई धर्म है तो वो है मानवता, ह्यूमैनिटी सबसे इम्पॉर्टेंट धर्म है, ना कि कोई क्रिश्चियन या कोई और दूसरा धर्म। और इस एज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर्स हुए। एक फ्रांसिस बेकन थे, बहुत ही बड़े प्रोज राइटर थे, बहुत बड़े बड़े एसेस लिखते थे और उन्हें फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मूवमेंट भी कहा जाता है। साइंस में भी बहुत ज़्यादा आगे थे वो। और इस एज के जो पॉपुलर राइटर्स थे वो थे एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, ये सब इम्पॉर्टेंट राइटर्स थे इस एज में। और इस एज में ड्रामा बहुत ज़्यादा फला फूला, फ्लॉरिश हुआ। और फेमस ड्रामाटिस्ट थे इस एज के, वो थे क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, विलियम शेक्सपियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स थे। तो इस पीरियड में ड्रामा बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था, इकोनॉमी डेवलप हो रही थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी, आर्मी, नेवी, सब कुछ डेवलप हो रहा था। साइंस में के फील्ड में डिस्कवरीज हो रही थी, हर फील्ड में डिस्कवरी हो रही थी, हर फील्ड में इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हो रही थी।
और सोनेट्स लिखे जा रहे थे। बहुत ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ था इस एज का सोनेट्स। सोनेट क्या होता है? सोनेट 14 लाइन्स की पोएम होती है, लिरिकल पोएम होती है, और लिरिक पोएट्री लिखी जा रही थी इस एज में। इंग्लैंड सुपर पावर बन रहा था। एलिजाबेथन एज में इम्पेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, साम्राज्यवाद। इंग्लैंड ने साम्राज्यवाद की नींव रखी थी इस एज में। और पहले के एज में क्या था कि जो लोग थे दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने जाते थे, लेकिन इस एज में सिर्फ ट्रैवल ही करने नहीं जाते थे, बल्कि इंग्लैंड अपनी उपनिवेश स्थापित कर रहा था दूसरे कंट्री में। और एक्सप्लोरर्स जो थे, जो सेलर्स थे, जो नाविक थे, उनको एलिजाबेथ ने हिदायत दी थी कि आप जाइए, दूसरे कंट्री में जाएं, दूसरे देशों में जाएं और देखिए कि वहाँ का सिचुएशन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, क्या हम उनके ऊपर कब्जा कर सकते हैं, क्या उनको हम ले सकते हैं, टेकअप कर सकते हैं और अपना उपनिवेश स्थापित कर सकते हैं इस तरह से। तो इंग्लैंड ने अपना एम्पायर को बढ़ाना शुरू कर दिया था इस एज में। और भारत में भी इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप हुआ था, इंडिया में भी। और एलिजाबेथन एज में कई सी एक्सप्लोरर्स थे, जो नाविक थे, उनको ऑथराइज़ किया था एलिजाबेथ ने। इसमें से इम्पोर्टेंट एक एक्सप्लोरर थे, वो थे सर वॉल्टर रैलेग। वो ट्रैवल करते थे, उन्होंने कई फेमस ट्रैवलॉग लिखे, अपने जो यात्रा किए, जो ट्रैवल किए उसका वृत्तांत लिखा। ट्रैवलॉग मीन्स क्या होता है? यात्रा वृत्तांत। और इस एज में सोनेट्स बहुत ज़्यादा लिखे जाने लगे, पॉपुलर हुए। पेट्रॉर्क जो थे, इटली के पेट्रॉर्क थे, उन्होंने सोनेट फॉर्म को पॉपुलराइज़ किया था। तो इंग्लैंड में जो सोनेट्स जो थे, थॉमस ब्याट और सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ। और इस एज के बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे सर फिलिप सिडनी, उन्होंने सोनेट सीक्वेंस लिखा था। एस्ट्रोफल एंड एस्टेला और एडमंड स्पेंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे, इन्होंने भी सोनेट सीक्वेंस लिखा था। और इस एज में फेरी क्वीन लिखा था एडमंड स्पेंसर ने। और बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे एडमंड स्पेंसर। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर राइटर इस एज के थे, वो थे विदाउट डाउट वो थे विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इस एज के इंपॉर्टेंट राइटर थे, उन्होंने 39 प्लेस लिखा है शेक्सपियर ने। और 2 नरेटिव पोएम लिखा है, इसके अलावा 154 सोनेट्स लिखा है। और इतना इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है ड्रामा के फील्ड में कि इस पूरे एज को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, एलिजाबेथन एज को। अब हम आते हैं नेक्स्ट एज है, वो है जैकोबियन एज। तो जैकोबियन जो एज है, इसमें क्या था कि एलिजाबेथन एज के बाद ये जो एज है वो आया था। और इस एज में किंग जेम्स फर्स्ट जो थे, वो इंग्लैंड के रूलर बने। इसके पहले जो किंग जेम्स फर्स्ट थे, वो स्कॉटलैंड के रूलर थे। और तो जब स्कॉटलैंड में थे तो वो के रूलर थे, तो उन्हें जेम्स सिक्स्थ कहा जाता था। लेकिन जब इंग्लैंड में आए तो उनका जो नाम पड़ा वो था जेम्स फर्स्ट। और इस टाइम पीरियड इसका माना जाता है फ्रॉम 1603 टू 1625। और इस एज में क्या हुआ कि इंग्लैंड में जो था जो पहले जो चल रहा था ट्यूडर वंश का, जो ट्यूडर डायनेस्टी का जो शासन चल रहा था, तो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है 1603 में। तो उसके बाद जो ये इनके रिलेटिव थे जैकोबियन एज में, तो जेम्स फर्स्ट उनके रिलेटिव थे और वो स्टुअर्ट वंश को बिलोंग करते थे, स्टुअर्ट वंश। तो स्टुअर्ट वंश का शासन प्रारंभ हुआ इस एज में, जैकोबियन एज में। और इस एज को जैकोबियन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जेम्स का जो मीनिंग होता है जैकोब होता है इसमें लैटिन में। और इस एज में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, गन पाउडर ट्रीजन हुआ था। गन पाउडर का एक कहना चाहिए कांड हुआ था इसमें, जिसमें कि जो जेम्स फर्स्ट को मारने की कोशिश की गई थी। जेम्स फर्स्ट थे वो प्रोटेस्टेंट थे, तो कैथोलिक्स का एक ग्रुप था, कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोगों का एक ग्रुप था। उन्होंने क्या किया, जिसमें कि जो उनके जो हेड थे, गाई फॉकर्स उनके हेड थे, उन्होंने गन पाउडर ट्रीजन किया था इस एज में। और वो लेकिन वो अरेस्ट हो गए, फिर उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो इस तरह का एज था जैकोबियन एज। नेक्स्ट एज है वो है कैरोलाइन एज।
कैरोलाइन एज कहाँ से शुरुआत होती है? जैकोबियन एज के बाद आता है कैरोलाइन एज। इसमें जो जेम्स फर्स्ट के जो बेटे थे, जेम्स फर्स्ट के बेटे थे चार्ल्स सेकंड, वो यहाँ के रूलर बने थे इंग्लैंड के इस समय। और इस कैरोलाइन एज का जो टाइम लाइन है उसे माना जाता है फ्रॉम 1625 टू 1649। और इस एज में जो है इस एज में क्या होता है, किंग चार्ल्स थे, उन्होंने इस बहुत गलत तरह से शासन कर रहे थे। किंग्स चार्ल्स जो थे बहुत ही पॉपुलर, मतलब बिल्कुल पॉपुलर नहीं थे, बहुत ज़्यादा बदनाम थे और ऐसे ऐसे काम कर रहे थे जिससे कि जो इंग्लैंड के लोग परेशानी में पड़ गए थे। इंग्लैंड के लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उस एज में वो उसको ओवरथ्रो करना चाहते थे। चार्ल्स फर्स्ट को ओवरथ्रो करना चाहते थे, उनको गद्दी से हटाना चाहते थे लोग। और इस एज में जो ड्रामा लिखे गए कैरोलिन एज में और जैकोबियन एज के मिला के जो ड्रामा लिखे गए उसमें से इम्पॉर्टेंट फिगर्स थे, वो थे बेन जॉनसन और जॉर्ज चैपमैन, ब्यूमंट एंड फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन। तो ये जो राइटर्स थे वो कैरोलाइन एज को भी बिलोंग करते थे और जैकोबियन एज को भी बिलोंग करते थे। दोनों एज में के राइटर थे। और इस एज में मेटाफिजिकल पोएट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। मेटाफिजिकल पोएट्री मीन्स मेटाफिजिक्स के बारे में लिखा गया जिसमें और इसके जो मेन जो पोएट्स थे वो थे सर एंड्रयू मार्वल थे, जॉन डॉन, जॉर्ज हर्बर्ट। और इन्होंने कैरोलाइन एज में भी लिखा और जैकोबियन एज में भी लिखा। अब इस एज के बाद जो एज आता है वो सिविल वॉर या कॉमनवेल्थ का पीरियड आता है। और इस एज में इस दौर को फ्रॉम 1640 टू 1660 से इस दौर को माना जाता है। और इस एज में क्या हुआ कैरोलाइन एज में, और इस समय सिविल वॉर हुआ था। चार्ल्स फर्स्ट और पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के बीच में सिविल वॉर हुआ था, इसलिए इस एज को सिविल वॉर का भी एज माना जाता है। और इस एज में जो किंग चार्ल्स फर्स्ट जो थे उनको बिहेड कर दिया गया था, उनका गला मतलब उनको फांसी दे दी गई थी इस एज में। और इस एज में क्या हुआ था कि प्यूरिटन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। प्यूरिटन्स गवर्नमेंट में आ गए थे। प्यूरिटन्स क्या होता है? प्यूरिटन्स एक प्रकार के प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग होते, वो ज़्यादा अतिवादी थे। प्रोटेस्टेंट धर्म में जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो प्यूरिटन्स कहे जाते हैं। और चार्ल्स फर्स्ट से ये नाराज़ थे, ये जो लोग थे प्यूरिटन्स लोग, वो मोनार्किक से नाराज़ थे, वो राजा लोगों से नाराज़ थे, राजशाही से नाराज़ थे। वो चाहते थे कि इंग्लैंड में एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाए जिसका प्रतिनिधित्व कोई राजा ना करे बल्कि कॉमन मैन करे, आम आदमी करे। तो इंग्लैंड में इस समय फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी इस एज में। और ये जो एज था वो 11 साल चला था, फ्रॉम 1649 टू 1660 तक ये जो कॉमनवेल्थ पीरियड चला था। और इस एज में क्या हुआ था, प्यूरिटन्स का जो ग्रुप था उसके जो हेड थे वो थे ओलिवर क्रॉमवेल। वो इंग्लैंड के लॉर्ड प्रोटेक्टर बने, इनका ये, अब चूंकि वो आम आदमी थे, वो कॉमन मैन थे, तो वो किंग नहीं बने, वो लॉर्ड प्रोटेक्टर नाम से बने। और इन्होंने चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट करवा दिया था, मरवा दिया था। और इस एज में पॉलिटिकल पैम्फलेटरिंग की शुरुआत हुई, न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई। कॉमनवेल्थ पीरियड में इंग्लैंड में जो राजनीतिक बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी, पॉलिटिकल अफ्यूवल था। पैम्फलेटरिंग में एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के ग्रुप के खिलाफ लिखते थे, पैम्फलेटरिंग में प्रोपेगेंडा चलाते थे। और इस एज में जॉन मिल्टन ग्रेट राइटर थे, उन्होंने ग्रेट अपने जो वर्क लिखे, उन्होंने बहुत सारे पैम्फलेट भी लिखे इस एज में। और इस एज में प्रोज बहुत ज़्यादा फला फूला, गद्य बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ। और 1645 में जो प्यूरिटन्स लोगों ने क्या कर दिया, थिएटर्स को बैन कर दिया, थिएटर्स को क्लोज डाउन कर दिया, शट डाउन कर दिया। क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी थे, अतिवादी थे और इन्हीं का शासन था।
तो इनका कहना था कि आप ये ड्रामा के बहाने क्या कर रहे हैं, आप ड्रामा परफॉर्म करा रहे हैं स्टेज में, बहुत ज़्यादा इमोरलिटी फैला रहे हैं, अनैतिकता फैला रहे हैं, लड़के को लड़की बनाकर पेश कर रहे हैं, लोगों के लव सीन्स दिखा रहे हैं, शादियां करा रहे हैं स्टेज में। तो ये सब इतनी इमोरलिटी नहीं चलेगी, बहुत ज़्यादा इमोरलिटी बढ़ गई थी स्टेज में चार्ल्स फर्स्ट के एज में। और तो इस एज में शट डाउन कर दिए थे प्रोटेस्ट लोगों ने। और बाद में 1660 में थिएटर्स फिर से खुल गए थे 1660 में। तो इस तरह का एज था। और इस एज में जो मेन राइटर्स है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए इंपॉर्टेंट राइटर्स उस एज में, वो थे जॉन मिल्टन। उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा इस एज में, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर पोएट्री था, बहुत ज़्यादा एपिक पोएम था, ये महाकाव्य था पैराडाइज लॉस्ट। फिर उन्होंने पैराडाइज रीगेंड भी लिखा। और जॉन बेनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे इस एज के, उन्होंने पिलग्रिम प्रोग्रेस लिखा। तो ये इंपॉर्टेंट राइटर थे इस एज के, जॉन मिल्टन, जॉन बेनियन। अब नेक्स्ट एज जो आता है वो है रोमांटिक रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज आता है। रेस्टोरेशन एज शुरुआत होती है 1660 टू 1700। इसका जो टाइम पीरियड है वो है फ्रॉम 1660 टू 1700। और इसमें चार्ल्स सेकंड जो थे, जो चार्ल्स फर्स्ट के बेटे थे, उनको फिर से गद्दी मिली। इसमें हुआ क्या था कि जो क्रॉमवेल थे, ओलिवर क्रॉमवेल थे, उनकी डेथ हो गई थी। जब डेथ हो गई तो उनके बेटे को, ओलिवर क्रॉमवेल के बेटे को कुछ समय तक लॉर्ड प्रोटेक्टर बनाया गया था। फिर जो लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने ये महसूस किया कि जो प्यूरिटन्स लोग थे बहुत ज़्यादा अतिवादी कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा, वो हर चीज़ पे बैन लगा रहे थे, एंटरटेनमेंट पे बैन लगा रहे थे, लोगों को ठीक से जीने नहीं दे रहे थे। एंटरटेनमेंट बंद हो गया था पूरी तरह से, थिएटर्स बंद हो गए थे, लोगों को किसी प्रकार का आज़ादी नहीं थी। तो लोगों ने महसूस किया कि इससे अच्छा तो राजशाही ही है, मोनार्की है। तो उन्होंने क्या किया, जो चार्ल्स फर्स्ट के जो बेटे थे, वो जो चार्ल्स सेकंड थे, वो फ्रांस में रह रहे थे, उनको इनवाइट किया और फिर से मोनार्की जो था, राजशाही था, इंग्लैंड में रेस्टोर हो गया। इसलिए इस एज को एज ऑफ रेस्टोरेशन कहा जाता है। 1660 से ये शुरुआत होती है। इसमें जो थिएटर्स पे जो बैन लग गया था पहले के एज में, वो बैन खुल गया और फिर से थिएटर्स लोग जाने लगे। इस एज में बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर थे, वो थे जॉन ड्राइडन। और इसीलिए इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है, ड्राइडन एज भी कहा जाता है इस एज को। और इस एज के वो ग्रेटेस्ट राइटर थे रेस्टोरेशन एज के। और अदर जो पॉपुलर राइटर्स थे इस एज में, वो थे जॉन ड्राइडन के अलावा वो थे विलियम कॉन्ग्रिव, जॉन वैन ग्रोव, अल्फा ब्रेन और थॉमस राइमर। तो आफ्रा बेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर थी इस एज की, वो फीमेल राइटर थी। आफ्रा बेन फीमेल राइटर थी और उन्होंने रोवर करके लिखा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस एज में, जिस एज में जो फीमेल की एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता था, फीमेल की उतनी ज़्यादा, जिसमें कहना चाहिए इम्पोर्टेंस नहीं मानी जाती थी। उस एज में एक लेडी को इतना अच्छा वर्क लिख पाना, लिटरेरी वर्क लिख पाना बहुत ही मायने वाली बात थी, मायने रखने वाली बात थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर थी आफ्रा बेन। इसके अलावा थॉमस राइमर, विलियम वाइचरली, सर जॉर्ज इथर्ज राइटर थे इस एज के इंपॉर्टेंट राइटर्स। तो इस तरह का एज था एज ऑफ रेस्टोरेशन। अब हम आते हैं एज ऑफ एनलाइटनमेंट। एज ऑफ एनलाइटनमेंट है फ्रॉम 1700 टू 1798। इस एज को एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है, एज ऑफ रीज़न कहा जाता है, तर्क का युग कहा जाता है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है, न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है। क्योंकि जो इस एज में जो राइटर्स थे, उन्होंने क्लासिकल राइटर्स थे, जो रोमन राइटर, ग्रीक राइटर, जिनको क्लासिकल राइटर्स कहा जाता था, उनको इमिटेट करना शुरू कर दिया था, उनकी नकल करना शुरू कर दिया था। इसलिए इस एज को न्यू क्लासिकल एज कहा जाता है, क्योंकि वो उसका नकल करते थे, इमिटेट करते थे क्लासिकल एज के राइटर्स को।
और इस एज को अगस्टाइन एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज को ऐसा माना जाता था कि जो रोम में एक शासक थे, किंग अगस्टस शासक थे, उस एज में जितना ग्लोरियस एज था उतना ही ग्लोरियस ये एज था, इसलिए इस एज को अगस्टाइन एज भी कहा जाता है। तो इस एज में इसका जो टाइम लाइन है वो है फ्रॉम 1780 टू 1798 अगस्टाइन एज जो है। और तो इसमें क्या था कि जो इस एज में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो रहे थे, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे इस एज में। और जो साइंटिस्ट लाइक न्यूटन जो थे, गैलीलियो थे, वो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी कर रहे थे इस एज में। और कॉफ़ी हाउसेस इस्टेब्लिश हो गए थे, काफ़ी जो हाउसेस थे, और इसमें लोग इकट्ठा होते थे, आपस में बात करते थे, लिटरेचर के बारे में बात करते थे, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते थे, और नए नए मैगजीन्स लिखे जा रहे थे। पीरियोडिकल्स का दौर था, ये इसे एज ऑफ पीरियोडिकल्स भी कहा जाता है। और इस एज में सैमुअल जॉनसन ने डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लेके आए थे, फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लेके आए थे सैमुअल जॉनसन। तो इस लिहाज से भी ये एज बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और इस एज में सटायर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। सटायर मीन्स व्यंग रचना, व्यंग लिखे जा रहे थे, क्योंकि जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल उथल पुथल थी, तो व्यंग रचना की जा रही थी। और इस एज के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे वो थे अलेक्जेंडर पोप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर थे इस एज के। फिर जोनाथन स्विफ्ट इस एज के थे, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, सैमुअल रिचर्डसन, डैनियल डेफो, हेनरी फील्डिंग, ये इस एज के इम्पोर्टेंट राइटर्स थे, एज ऑफ न्यू क्लासिकल एज के। और इस तरह का ये ग्लोरियस एज था। इस एज में नावल राइटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, एज ऑफ एनलाइटनमेंट में। और जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर ट्रैवल्स लिखा, डैनियल डेफो ने रॉबिन्सन क्रूसो लिखा, मोल फ्लैंडर्स लिखा। और फर्स्ट इंग्लिश नावल माना जाता है इस एज में, वो है पामेला, जिसे सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा। फिर सैमुअल रिचर्डसन के पामेला को सैटराइज करते हुए, व्यंग करते हुए हेनरी फील्डिंग ने नावल लिखा, जोसेफ एंड्रयू लिखा, और टॉम जोन्स। ये बहुत ही पॉपुलर नावल था इस एज का। इस एज के बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर थे वो अलेक्जेंडर पोप थे, और उनका एक मास्टरपीस था द रेप ऑफ द लॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है रेप ऑफ द लॉक, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नेट में। और इस एज में कुछ राइटर्स थे जो इस एज की जो मेन सेंसिबिलिटी थी उससे दूर जा रहे थे, रोमांटिक एज की तरफ कन्वर्ट हो रहे थे। उनमें से एक थे थॉमस ग्रे। उन्होंने एलिगी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड लिखा है। अब इस एज के बाद जो एज आती है वो है रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में क्या हुआ कि जो पहले के, जिसके पहले का जो एज था उसमें, जिसे एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न कहा जाता है, उस एज में बहुत ज़्यादा फॉर्म पे ध्यान दिया जा रहा था, एक्सप्रेशन पे ध्यान दिया जा रहा था, और जो पोट्री और जो राइटिंग का जो कंटेंट था उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लोग शहर की तरफ ज़्यादा जा रहे थे। लेकिन इस एज में उसका क्या हुआ, उसका एक तरह से काउंटर पार्ट हुआ, उसका विरोध हुआ कि हमको बैक टू नेचर जाना है। तो लिरिकल बैलेड्स लिखे गए इस एज में। लिरिकल बैलेड्स से इस एज की शुरुआत होती है, जिसे दो दोस्तों ने मिलकर लिखा था, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो ये दो दोस्त थे, दो लिटरेरी फिगर थे इस एज के। उन्होंने 1798 में लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया। तो यहीं से रोमांटिक एज की शुरुआत होती है विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। इस एज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, और इस एज के दौरान, और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट हुआ था। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया था, पॉल्यूशन बढ़ गया था, मेटलाइजेशन बढ़ गया था। लोग जो थे ज़्यादातर मतलब सुख सुविधा पे ध्यान दे रहे थे, ह्यूमनाइजेशन हो गया था। और इस वजह से जो लोग थे, जो राइटर्स थे, वो कह रहे थे कि हमको फिर से नेचर की तरफ जाना है, बैक टू नेचर जाना है, प्रकृति की गोद में जाना है।
और इस तरह से वो जो राइटर्स थे वो रूरल लाइफ को, जो शहरी जीवन की को छोड़ के जो ग्रामीण जीवन को, जो विलेज लाइफ को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। और इस एज में जो राइटर्स थे फीलिंग्स पे, इमोशंस पे ज़्यादा जोर दे रहे थे। और इस एज के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज। तो ये जो वो जो राइटर्स थे वो कह रहे थे कि हमको ऐसी पोइट्री लिखना है, ऐसा लिटरेरी वर्क लिखना है जिसको कॉमन मैन भी समझ जाए, जिसको जो साधारण आदमी है, आम आदमी भी समझ जाए। तो ये ऐसा वो चाहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट राइटर्स थे सेज के विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉन कीट्स, पी.बी. शेली, लॉर्ड बायरन, रॉबर्ट साउथी, ये इंपॉर्टेंट राइटर थे इस एज के, रोमांटिक एज के। और इस एज में नॉवेल्स भी लिखे जाने लगे और इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट थे जेन ऑस्टिन, वॉल्टर स्कॉट, हॉरेस वॉलपुल, रिचर्ड शेरिडन। ये इम्पॉर्टेंट इस एज के नॉवलिस्ट थे। इस एज में रोमांटिसिज्म पे जोर दिया गया। रोमांटिसिज्म क्या है? एक तरह का मूवमेंट था, एक तरह का आंदोलन था जिसमें लिटरेचर में के फील्ड में रोमांस आ गया था। लोग बहुत ज़्यादा पैशनेटली लिख रहे थे और इंटेलेक्ट की बजाय वो इमोशंस पे ध्यान दे रहे थे। सब्जेक्टिव पोएट्री लिख रहे थे, ऐसी पोएट्री जिसमें जो पोएट्स थे अपने खुद की लाइफ के बारे में लिख रहे थे। तो ये एक तरह से कहना चाहिए विरोध था, जो पहले का एज था, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, उसका विरोध था ये एज ऑफ रोमांटिक एज। अब रोमांटिक एज के बाद आता है विक्टोरियन एज। इसमें जो जाहिर है कि जो क्वीन विक्टोरिया थी इस एज में, वो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया। तो इस पीरियड का जो टाइम लाइन है वो है क्वीन विक्टोरिया जब का जो शासनकाल है फ्रॉम 1837 टू 1901 तक उनका शासनकाल चला। तो इस एज को विक्टोरियन एज माना जाता है। और इस एज में क्या था, इसे नेक्स्ट गोल्डन एज माना जाता है। मतलब इसके पहले जो गोल्डन एज था वो था एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज माना गया था। अब इसके बाद ये नेक्स्ट गोल्डन एज था जो बहुत ही ग्लोरियस था, बहुत ही गोल्डन था। और इस एज में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था और जो वर्किंग जो पीपल थे, चूँकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो जो वर्कर्स की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा जो गरीब लोगों की स्थिति थी अच्छी नहीं थी। तो इस एज में क्या था, विक्टोरियंस राइटर्स ने इनके जो वर्कर्स के बारे में, सुधार के बारे में लिखने लगे, समाज में सुधार के बारे में लिखने लगे, सोशल रिफॉर्म्स के बारे में लोग लिखने लगे। और ये जो ब्रिटिश वर्किंग क्लास के मूवमेंट के बारे में लिखने लगे वो। तो इस एज के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे, विक्टोरियन एज के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे वो थे चार्ल्स डिकेंस, एलिजाबेथ गास्केल, ये सब थे। चार्ल्स डिकेंस और एलिजाबेथ गास्केल, इन्होंने क्या किया, सोशल कंडीशन के बारे में लिखना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के सामाजिक स्थिति के बारे में लिख रहे थे वो नॉवेल्स में अपने। और चार्ल्स डार्विन इम्पॉर्टेंट फिगर है इस एज के। चार्ल्स डार्विन जो कि अपना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लेके आए थे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इस एज में उन्होंने जो लिखा था। और इससे क्या था, जो कम्प्लीटली चेंज हो गया था लोगों का जो आउटलुक था, वो रिलीजन के प्रति, धर्म के प्रति, गॉड के प्रति पूरी तरह से बदल गया था। क्योंकि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लाया था वो था सिलेक्शन ऑफ क्या था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट लेके आया था कि जो फिटेस्ट रहेगा वही सर्वाइव करेगा दुनिया में, ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे। तो पूरी तरह से धर्म को देखने जाने का जो नज़रिया था वो चेंज हो गया था इस एज में। और इस एज में फेथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था और साथ में तर्क पर भी ध्यान दिया जा रहा था और एक तरह से रिलीजियस कॉम्प्रोमाइज़ का एज था। इस एज को एज ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ भी कहा जाता है। इस एज के जो पॉपुलर पोएट्स थे वो थे अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, गेराल्ड मैनले हॉपकिंस और डी जी रोजेटी इस एज के इम्पोर्टेंट राइटर्स थे। और कुछ और इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट थे इस एज के, वो थे चार्ल्स डिकेंस, एलिजाबेथ गास्केल, जॉर्ज इलियट, शार्लोट ब्रॉन्ट सिस्टर जो थे, एमिली ब्रॉन्ट, एन ब्रॉन्ट, इन्हें ब्रॉन्टे सिस्टर्स भी कहा जाता है। फिर थॉमस हार्डी, वो ग्रेट राइटर थे इस एज के, ऑस्कर वाइल्ड, विलियम मैकपीस थैकरी। और इस एज में क्या हुआ,
जब बहुत ज़्यादा जो राइटर्स थे वो रिफॉर्म्स के बारे में बात करने लगे, रिफॉर्म्स के बारे में लिखने लगे, समाज के बारे में लिखने लगे, तो कुछ राइटर्स जो थे, ऑस्कर वाइल्ड, ये सब जो राइटर्स थे, और जो प्री रैफलाइट मूवमेंट चला, तो इनके जो राइटर्स थे उन्होंने कहा कि अब क्या लिख रहे हैं, अब बस सोसाइटी के बारे में लिख रहे हैं, बुराइयों के बारे में लिख रहे हैं, सुधारों के बारे में लिख रहे हैं। जबकि लिटरेचर तो क्या होता है, लिटरेचर एक लिटरेरी एक्टिविटी जो होती है वो प्लेजर के लिए होती है, लोगों की खुशी को देने के लिए होती है। तो हमको इस तरह की पोएट्री नहीं लिखना, हमको ऐसे चीज़ें लिखना है जो एस्थेटिक हो, जो कि जिसमें कि सुंदरता हो। तो उन्होंने एस्थेटिक मूवमेंट की शुरुआत की इस एज में, जिसके जो लीडर थे वो थे ऑस्कर वाइल्ड। इसके अलावा एक और मूवमेंट, एक आंदोलन चला, वो था प्री रैफलाइट मूवमेंट, इस एज में चला, और उसमें जी.बी. रोसेटी थे उसके जो लीडर थे इस एज के। फिर इसके बाद जो एज आता है वो है मॉडर्न एज आता है। मॉडर्न एज में जो राइटर्स थे बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर्स थे, और ये जो मॉडर्न एज स्टार्ट होता है, विक्टोरियन एज जब एंड होता है 1901 में जब एंड होता है, वहाँ से इस एज की शुरुआत होती है। और इसका टाइम लाइन जो है वो है फ्रॉम 1901 टू 1945। तो इस एज में जो सोसाइटी था बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड हो गया था, और बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बँट गया था सोसाइटी, चारों तरफ कैओस था। और जो मॉडर्न वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था इस एज में, बिटवीन 1914 टू 1918 के बीच में वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था। और लोगों ने देखा कि कितने ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा था, बर्बादी हो रही थी, लोगों की डेथ हो रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, और ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। लोग बहुत ज़्यादा अवसाद में घिर गए थे, डिप्रेस्ड हो गए थे, लोगों के किलिंग को देख के, लोगों के मौत को देखकर। और इस एज में क्या हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज जो था, स्टॉक मार्केट क्रश कर गया था, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में चला गया था स्टॉक मार्केट। तो इकोनॉमी जो थी, ग्लोबल इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव हुआ ग्लोबल इकोनॉमी पे। और जो इकोनॉमी थी, जो अर्थ जो था, वो बहुत ज़्यादा क्रश हो गया था, डिक्लाइन पे हो गया था, पतन में हो गया था। इस एज में जो कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स थे वो थे टी.एस. एलियट, और उन्होंने इस डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में लिखा है कि कैसे जो सभ्यता है वो डिक्लाइन हो रही है, कैसे सोसाइटी में डिग्रेडेशन हो रहा है, एक तरह से बिखराव हो रहा है, ह्यूमैनिटी, मानवता का बिखराव हो रहा है। तो जो सोसाइटी में जो बिखराव था, जो डिसओरिएंटेशन था, जो फ्रेगमेंटेशन था, उस चीज़ के बारे में राइटर्स लिख रहे थे। और जो सोसाइटी इस एज में क्या हुआ, जो जो लोग थे, ह्यूमन ब्रेन के जो फंक्शनिंग था, ह्यूमन ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है, इसके बारे में भी इंटरेस्टेड हो गए थे इस एज में। ह्यूमन ब्रेन किस तरह से काम करता है। तो सिगमंड फ्रॉड नाम के एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट थे इस एज में, सिगमंड फ्रॉड। उन्होंने पब्लिश किया था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, पब्लिश किया था 1900 में, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम लेके आए थे। और उन्होंने बताया कि कैसे जो इंसान की जो है उसके पहले बताया 2 कॉन्शसनेस हैं, फिर बताया 3 भाग हैं इंसान के ब्रेन के। तो इस तरह से जो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट था, मानव को देखने जाने का जो कॉन्सेप्ट था, पूरी तरह से चेंज हो गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, लिटरेचर में भी इसका प्रभाव हुआ, और लिटरेचर में भी एक कॉन्शसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस नॉवेल्स लिखे जाने लगे इस सिगमंड फ्रॉयड के जो थ्योरी से इन्फ्लुएंस होकर। और इस एज में जो था नॉन लिनियरिटी ऑफ प्लॉट आ गया था। प्लॉट में जो था कोई लिनियरिटी नहीं था, और सिंबलिज्म था, प्रतीकात्मकवाद आ गया था प्लॉट्स में, जो नॉवेल्स लिखे जा रहे थे। और इस एज के जो कुछ मॉडर्न राइटर्स थे वो हम कह सकते हैं वो है टी.एस. एलियट, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स, जिन्होंने इस मॉडर्न एज में जो बिखराव था उसको बहुत ही अच्छे से लिखा है। उनका बहुत ही फेमस वर्क है द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव वर्क है इस मॉडर्न एज के बिखराव का। और उन्होंने एक सॉन्ग लिखा है द प्रूफ्रॉक, सॉन्ग्स ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, वो भी इम्पॉर्टेंट वर्क है इस मॉडर्न एज के बारे में बताने के लिए। फिर W.B. येट्स, विलियम बटलर येट्स एक ग्रेट राइटर थे, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, जोसेफ कॉनराड, जॉर्ज ऑरवेल, D.H. लॉरेंस, और E.M. फॉस्टर, G.B. शॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स थे इस एज के, मॉडर्न एज के। और इस मॉडर्न एज का बिखराव था उसको पूरी तरह से वो बताते हैं
कि कैसे सोसाइटी पूरी तरह से बिखर गई थी, लोगों के मन में डिप्रेशन आ गया था, और ये सारा का सारा जो मेंटालिटी था लिटरेचर में परिलक्षित हो रहा था, दिख रहा था। अब मॉडर्न एज के बाद आता है पोस्ट मॉडर्न एज। ये एक तरह से कहना चाहिए काउंटर था इस मॉडर्न एज को, एक तरह से अपोजिट था इस एज का। और इस एज में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था 1945 से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो इस एज का जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 1945 से लेके अभी तक का जो एज है वो पोस्ट मॉडर्न एज कहलाता है। और इस एज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ब्रिटेन जो था अपना पावर खो दिया था। ब्रिटेन के जो जितने भी उपनिवेश बनाए थे, कॉलोनी बनाए थे, वो धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो रहे थे, कॉलोनी आज़ाद हो रहे थे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो था बहुत सुपर पावर बन गया था। इसके पहले जो सुपर पावर ब्रिटेन हुआ करता था, जो पूरी तरह से जो पूरे दुनिया में अपने उपनिवेश जिसने बनाए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उपनिवेश जो थे आज़ाद हो रहे थे, कॉलोनीज आज़ाद हो रहा था, इंडिया भी आज़ाद हुआ था इस एज में। और इस तरह से कहना चाहिए अमेरिका सुपर पावर बन रहा था। और इस एज में भी सब कुछ जो था फ्रैगमेंटेड था, बिखरा हो रहा था। सोसाइटी जो पहले से डिसऑर्डर चल रही थी, जो कोई ऑर्डर नहीं था, कोई एक तरह से संबंध नहीं था सोसाइटी में, वो फिर से और ज़्यादा बढ़ गया था। सोसाइटी में जो बिखराव था, जो डिग्रेडेशन था, और एक तरह से अजीबोगरीब सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, एब्सर्डिटी आ गई थी। और ये जो एब्सर्डिटी थी, जो डिसओरिएंटेशन था, वो लिटरेचर में भी दिख रहा था। और जो लोग थे वो छोड़ दिए थे लॉजिक, मतलब ढूंढना छोड़ दिए थे कि चलो सोसाइटी में लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट हमने चुना है, जो हमने अपने जो गवर्नमेंट जो चुना है, वो क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लोगों के ऊपर एटम बम गिरा रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। तो इस तरह से जो सोसाइटी थी पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो गई थी, डिसओरिएंटेड हो गई थी। और इस एज में थिएटर ऑफ एब्सर्ड हुआ था, थिएटर ऑफ एब्सर्ड की स्थापना हुई थी। एंग्री यंग मैन थिएटर बहुत इम्पॉर्टेंट था इस एज का। और कन्फेशनल पोएट्री लिखी जा रही थी, कन्फेशनल पोएट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी। और इस एज के जो पोस्ट मॉडर्न एज के जो पॉपुलर राइटर्स थे वो थे सैमुअल बेकेट थे, हैरोल्ड प्रिंटर थे, जॉन ऑसबॉर्न थे, टेड ह्यूज, फिलिप लार्किन, अगाथा क्रिस्टी, और समरसेट मॉम, विलियम समरसेट मॉम, डोरिस लेसिंग, एंजेला कार्टर इस एज के ग्रेट राइटर्स थे। तो ये जो एज था वो मॉडर्न एज से भी ज़्यादा इसमें सिचुएशन वर्स्ट हो गई थी, फ्रॉम वर्स्ट टू वर्स्ट हो गई थी, बुरे से बुरी सिचुएशन हो गई थी। और ये सारा जो सोसाइटी का जो डिसओरिएंटेशन था, फ्रेगमेंटेशन था, लिटरेचर में दिख रहा था। और जो लिटरेचर था इस तरह से लिखे जा रहे थे। तो ये था ये पूरा वीडियो जिसमें मैंने पूरे लिटरेरी एजेस के हिस्ट्री को डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ शेयर एंड दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और देखते रहिए वीडियोस। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।